आपको कितना पेपर आता है ये डिफाइन नहीं करता कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे, लेकिन आप कैसा पेपर अटेम्प्ट कर कर आते हो ये चीज़ डिफाइन करेगी कि आप बोर्ड के अंदर टॉप कर कर आओगे या बोर्ड के अंदर एवरेज मार्क्स लेकर आओगे। मैंने बहुत सारे टॉपर्स इस तरह के देखे हैं जिनको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं मालूम, पेपर को प्रेजेंट कैसे करते हैं ये नहीं मालूम, जिसकी वजह से जितना वो याद कर कर गए थे उनके उसके मुताबिक मार्क्स नहीं आए। और बहुत सारे ऐसे एवरेज बच्चे जिनको पेपर तो इतना ज़्यादा नहीं आता लेकिन उनको पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका मालूम था, टॉपर्स वाला तरीका मालूम था, जिससे वो बोर्ड एग्जाम के अंदर 90+% मार्क्स लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 मेथड्स बताने वाला हूँ, 10 डिफरेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपने फॉलो करनी है अपने पेपर को बोर्ड के अंदर अटेम्प्ट कर कर आने के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि जितना पेपर आता है उससे ज़्यादा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है कि जो आता है उसको पेपर में कैसे लिख कर आ रहे हो। तो आज की वीडियो बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और ये वीडियो आज तक मैंने आपके साथ शेयर इस वजह से नहीं की क्योंकि ये वीडियो डिजर्व करती थी कि आप बोर्ड से पहले इस वीडियो को, इसमें बताए गए जितने पॉइंट्स थे उसको देखकर जाओ और बोर्ड के अंदर फॉलो करना। इस चीज़ को मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर इस वीडियो के अंदर बताए गए हर एक पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हो तो नंबर ना आए तो आप मुझे आकर कह सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपने पूरी वीडियो वॉच की हो और एक एक पॉइंट को अपनी तो कॉपी पर भी नोट किया हो और साथ उसको इम्प्लीमेंट भी किया हो। क्योंकि जब तक आइडियाज़ प्लान्स हमारे दिमाग में रहते हैं तब तक वो प्लान्स होते हैं, लेकिन जब वो पेपर पर आ जाते हैं तो वो 40% एग्जीक्यूट जो है वो पहले ही हो चुके होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉपर्स किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, क्या छोटे से छोटे चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ जो वो फॉलो करते हैं वो आपके साथ बताऊंगा, ताकि आप लोग भी इस साल बोर्ड एग्जाम के अंदर बेस्ट क्रैक कर कर आ सको और अपने ड्रीम मार्क्स को अचीव कर कर आ सको। और हमारी मैराथन सीरीज का वाहिद मकसद जो है वो भी आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप पोजीशन दिलवाना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार एक छोटी सी बात है आपसे करता हूँ, ठीक है, 2 मिनट आपके लगेंगे। पुरानी वीडियोस के अंदर कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया हुआ है कि मैं जो हूँ वो इंडियन यूट्यूबर प्रशांत किरात को फॉलो करता हूँ या उनकी कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं उनको सिर्फ एक बात छोटी सी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि मैं प्राउडली इस चीज़ को कहता हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, मैं इस टाइम वो वाहिद एजुकेशनल मेंटोर या एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर हूँ जो कि इंडियन लेवल का। और आपको इस चीज़ में मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि इंडियन जो एजुकेशनल कंटेंट है वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है पूरे वर्ल्ड के अंदर एजुकेशन के लिए। और हमें ना कि अपने नीचे वालों को देखना बल्कि अपने ऊपर वालों को देखकर इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो अगर कोई शख्स, मैं जस्ट अपने बारे में बात नहीं कर रहा, अगर कोई शख्स किसी बड़े लोगों को देखकर या बड़े एक अच्छे काम को देखकर उनसे इंस्पिरेशन लेता है और वो आपको वो इंस्पिरेशन नज़र भी आती है तो उसको बताने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होने वाली। जितने भी आप में से क्रिएटिव लोग हैं, आपके लिए एक बुक मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर। जब पूरी बुक मैंने जब पढ़ी, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, इसका मतलब ये है कि दुनिया में अगर आप कोई अच्छी या कोई अलग चीज़ देखने जाओगे वो चीज़ आपको हर जगह मिलेगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, आपको लगता है यार ये तो बहुत यूनिक आइडिया है या ये तो पहले किसी ने नहीं किया होगा। ऐसा नहीं, दुनिया में 8 अरब लोग हैं, किसी न किसी ने वो चीज़ पहले ही कर दी होगी। तो बजाय कि हम कोई नई चीज़ लेकर आने के, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं हम उसको खुद की क्रिएटिविटी लगाकर ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और यही रूल है पूरी दुनिया का। तो अब नेक्स्ट बात पे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब मैंने 10 जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है जो कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर जो है वो लाजमी फॉलो करना है, वो है आपने जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इनको हाईलाइट करना है। मेरी जो लास्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके पेपर्स किस तरीके से चेक किए जाते हैं, उसके अंदर ये वाला पॉइंट मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको किस तरीके से आप लोगों ने हाईलाइट करना है। अब आपने जो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे आपने उनको हाईलाइट करना है। अब हाईलाइट आपने इस तरीके से करना है, हम यहाँ पर साथ साथ सीखते भी जाते हैं कि मेरे पास नेक्स्ट से मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आपने एक लाइन अब डेफिनेशन लिख रहे हो। अब डेफिनेशन के अंदर क्या होता है कि जब हम डेफिनेशन लिख रहे होते हैं तो उस डेफिनेशन के अंदर वर्ड आता है जिसकी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो जब हम उसकी पूरी डेफिनेशन लिख देते हैं हम लास्ट में लिखते हैं इज कॉल्ड केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, अब वहाँ पर जो केमिस्ट्री का वर्ड आया आपने उसको मार्कर के साथ लिख दिया, ठीक है।
और ये मैं तब की बात बता रहा हूँ अगर कोई आपको ऐसा लगे कि यार यहाँ पर तो कोई वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा जितनी डेट्स होती हैं, जितने इवेंट्स होते हैं, अगर किसी का कोई नाम आ गया है जो कि कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जितने इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे आप उनको मार्कर के साथ लिखोगे, ताकि एग्जामिनर की नज़र पूरे क्वेश्चन पे नहीं बल्कि जो आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं उन पर जाए और वो आगे बढ़ जाए। ठीक है, एक बात आपने माइंड में रखनी है, आप जितना एग्जामिनर को कम टाइम दोगे पेपर को चेक करने में आपके मार्क्स उतने ज़्यादा होंगे एंड वाइस वर्सा। अगर एग्जामिनर को ज़्यादा टाइम लगेगा आपके पेपर को चेक करने में, इसका मतलब ये है कि आपकी गलतियां भी ज़्यादा होंगी, और गलतियां ज़्यादा होंगी तो आपके मार्क्स भी ज़्यादा कट रहे होंगे। इस जनरल फॉर्मूला को अपने ज़हन में रखना है। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो है कि आपने जितना हो सके आपने अपने कटिंग और ओवर राइटिंग से बाहर आना है। ठीक है, कटिंग एंड ओवर राइटिंग जो है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। पहली बात, आप सोच समझ के लिखो जो चीज लिख रहे हो। अगर ऐसा हो जाए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम एक क्वेश्चन कर रहे होते हैं और वो जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, नेट से आपने ये क्वेश्चन किया था और ये गलत हो गया, खासतौर पर मैथ का क्वेश्चन है, तो बच्चे क्या करते हैं वो ऐसे ऐसे कर मारते हैं और आगे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। आप में से जो जो ऐसे करता है, अब आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। अगर आपसे कोई बिन फर्ज की गलती हो जाती है, अब तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर भी गलती हो जाती है तो आपने जस्ट यहाँ पर ऐसे एक कट लगा देना है जिससे पता चल जाए कि ये हमारे पास यहाँ पर कट लगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, ये आगे सही किया हुआ है। ना कि आपने इस तरह का गंद मचा देना है ताकि पूरा पेपर आपका जो है वह बुरा नजर आए। अब बाज़ वक़्त बच्चे ये करते हैं कि उनको ये बताया जाता है कि आपने साइड पर ब्रैकेट्स लगानी है और वहाँ पर क्रॉस कर देना है। ठीक है, अब बाज़ वक़्त क्योंकि टीचर इतनी जल्दी पेपर चेक कर रहे होते हैं कि उनको ये क्रॉस या ये ब्रैकेट्स लगी नज़र नहीं आती। और ये मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा, मैं भी जब पेपर चेक कर रहा होता हूँ तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है बच्चे ने इस तरह ब्रैकेट्स लगाए होते हैं वो नज़र नहीं आती और हम वो क्वेश्चन चेक कर देते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा ये तो क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है, वो नंबर वहाँ पे कट जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने एक प्रॉपर कट ज़रूर लगाना है, लेकिन कोशिश करनी है वो कट बुरा ना लगे और एग्जामिनर को पता भी चल जाए यहाँ पर कट हुआ है, लेकिन ये एक्सट्रीम कंडीशन है। ठीक है, कोशिश करनी है आपसे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो ही ना। इसके अलावा अगर आप ओवर राइटिंग करते हो, आपने नेट से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि अगर उसने एक वर्ड जो है वो गलत लिख दिया नेट से, अब वो क्या करेगा, वो इसको यहाँ से ऐसे से काटेगा और यहाँ पर उसमें सही वर्ड ऊपर लिख देगा बड़ा छोटा सा करके। आपने ऐसा नहीं करना। अगर तो आपकी यहाँ पर कोई गलती हुई है, अगेन आपने एक कट लगाना है। ठीक है, कट इतना लगाना है कि एग्जामिनर को पता नहीं चल जाए और आप उसके आगे उसका जो सही वर्ड था वो वहाँ पर लिख कर आ रहे हो। लेकिन जितना हो सके आपने इस कट और ओवर राइटिंग से बचना है। ये आपके पेपर की जो ओवरऑल लुक है वो बड़ी अच्छी करता है। और बीइंग एन एग्जामिनर, जब मैं देखता हूँ कि किसी बच्चे के पूरे पेपर पर कोई कटिंग नहीं है, कोई ओवर राइटिंग नहीं है, तो अल्टीमेटली उसके माइंड में एक अच्छा परसेप्शन बनना स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए, और फिर मार्क्स काटने का जो है वो दिल भी नहीं करता आपके चेकर्स का, आपके एग्जामिनर्स का। तो थर्ड चीज़ है जो कि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपर्स बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं इस चीज़ को, वो है सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन जो था ये मैंने आपको पेपर चेकिंग वाली वीडियो में बताया था, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझ नहीं आए थे, उस पॉइंट्स को मैं आपके लिए कवर करता हूँ। अब जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया जो कि मेरे पास है जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने मेन हेडिंग दी क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, और इसके बाद जो आपका होता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो अब यहाँ पर ये आपने जो मेरी तरतीब की, सीक्वेंस की, मेरा ये मतलब था कि सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आपने पहले हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आना है, फिर क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पार्ट्स हैं आप इनकी तरतीब जो आपको पहले आता है वो कर सकते हो, लेकिन अगेन अगर तो आपको बोर्ड में टॉप करना है तो कोशिश ये करनी है कि आप अंदर भी तरतीब रखो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बच्चे होते हैं उनको क्वेश्चन सारे आते होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 अटेम्प्ट करते हैं, फिर पार्ट नंबर 9 अटेम्प्ट कर देंगे, उसके बाद पार्ट नंबर जो है वो 4 अटेम्प्ट कर सीधा 7 अटेम्प्ट कर देंगे, यानी कि इस तरह अपनी मर्जी करते हैं। ये आपने नहीं करना। सीक्वेंस का मतलब ये है कि लेट्स से आपने क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 1 आपने से कर दिया, ठीक है, पार्ट नंबर 2 आपको नहीं आता था, तब आप अगले क्वेश्चन पर जंप कर सकते हो। आप पार्ट नंबर 3 देखते हो, पार्ट नंबर 3 भी आपको नहीं आता, आपको आता है पार्ट नंबर 4। ठीक है, आपने पार्ट नंबर 4 कर दिया। अब 4 के बाद आपको आता है नेट से पार्ट नंबर 5 भी आता है, 6 भी आता है। अब आपको अचानक से याद आ जाता है अच्छा मुझे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, फिर आप कर सकते हो, लेकिन ये अगेन एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर है। अपनी मर्जी से
तरतीब आगे पीछे आपने नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको 2-3 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे और आपको आ गए हैं तो आप एंड पर उसको लाइन वाइज कर दो। एंड का मतलब यही है कि इस क्वेश्चन के अंदर, फिर जब आप लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी अब देखो, आपको लेट से आपने 3 क्वेश्चन करने थे, आपको दूसरे 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 नहीं आता, आपको क्वेश्चन 6 आता है, क्वेश्चन 7 आता है। तो आपने पहले क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करना है, उसके 2 पार्ट्स करने हैं। आप उन 2 पार्ट्स में आप बी पार्ट पहले कर सकते हो, ए पार्ट बाद में कर सकते हो। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, उसका ए पार्ट पहले कर सकते हो, बी बाद में कर सकते हो। अगर आपको पहला और तीसरा आता है तो पहले आप पहले वाला करो, फिर आप तीसरे वाला करो। ये नहीं करना, आपको सारे आते हैं और आप पहले तीसरा कर रहे हो फिर पहला करो, ठीक है। इस सीक्वेंस से कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ये चीज़ आपके एग्जामिनर पर थोड़ा सा उसको इरिटेट कर देती है, आप ये समझ सकते हो। तो हमें हर उस चीज़ से बचना है जो कि एग्जामिनर को इरिटेट करे और आपके मार्क्स कटवाने में रिस्क का काम करे, ठीक है। तो आपने सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन को मेंटेन करने की कोशिश करनी है जितना हो सके। इसके बाद जो चौथे वाला पॉइंट है वो है हमारे पास कि अगर आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं आता तो क्या करें, ठीक है। लेट्स से जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और ऐसा होता है कि हमें इस क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट नहीं आता था, तो बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने के बाद उनको वो क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट याद आता है, तो वो नीचे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 4 लिखकर उसको स्टार्ट कर देते हैं। ये तरीका सरासर गलत है, ठीक है। तो नंबर 4 है कि अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, ठीक है, याद नहीं है आपको, तो फिर क्या किया जाए, फिर हमें क्या करना है। तो आपको लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट नहीं आता था, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको एटलीस्ट ये आइडिया होगा कि वो कितने लेंथ का क्वेश्चन होगा। अगर आपको ये भी नहीं पता तो शॉर्ट क्वेश्चन क्योंकि 4 से 5 लाइन मैक्सिमम होती है, तो आप ये कर सकते हो कि आप इसका ये कुछ लाइन जो है वो स्पेस छोड़ दो, ठीक है। स्पेस छोड़ दो और अपना जो बाकी के क्वेश्चन जो आपको आते हैं आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। फिर आपको जब बाद में वो चीज़ आपको याद आए तो आप क्या कर सकते हो, आप दोबारा जाकर उस जगह पर जहाँ पे आपने स्पेस 5-6 लाइनों की छोड़ी थी, आप वहाँ पर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना। लेकिन ये गलती नहीं करनी कि क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट है और वो आप क्वेश्चन नंबर 3 के बाद कहीं पर कर रहे हो या क्वेश्चन 4 के बाद कहीं पर कर रहे हो। जो एक क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं वो उसी क्वेश्चन के अंदर मौजूद होने चाहिए। अब इसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। जब आपका एग्जामिनर आपके मार्क्स चेक कर रहा होता है तो वो क्या करता है, जब ये सारे एक क्वेश्चन के अगर आपने 5 पार्ट करने थे तो वो 5 पार्ट के जितने टोटल मार्क्स बनेंगे वो इसके सामने लगा देगा। अगर ये 10 मार्क्स है और आपके 8 मार्क्स आए, वो यहीं पर इस क्वेश्चन के साथ लग जाएंगे। और आप जब देखते हो एग्जामिनर देखेगा कि क्वेश्चन नंबर 3 के बाद कोई क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट किया हुआ है, तो वो वापिस आकर ये मार्क्स चेंज नहीं करेगा। वो सही होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत होगा उसको काट देगा, ठीक है। लेकिन वो आके मार्क्स जो है वो चेंज नहीं करेगा। तो आपने सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा तब भी आपने सीक्वेंस का वैसा ही ख्याल रखना है। और एक और बात आपने ये याद रखनी है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता और आप ये सोच रहे हो कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करनी। अगर आपने जितना सोचना था, जितनी आपने दिमाग की क्षमता को लगाना था क्वेश्चन सोचने में, अगर वो लग गई है और आपको तब भी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, तो आपने जैसे छोटा सा काम करना है। आपने क्वेश्चन पढ़ते हो आपको उस चैप्टर का आइडिया हो जाता है, ठीक है, कि ये किस चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। तो आपने उस चैप्टर को दिमाग में सोचना है और फिर आपने उस पैराग्राफ को ज़हन में लेकर आना है या उस टॉपिक को ज़हन में लेकर आना है जिसका वो क्वेश्चन है, और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ लिख कर आना है। देखो, जब हम कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर हम छोड़ कर आ जाएंगे तो हम खुद 0 मार्क्स बाय फोर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आने हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे। हमेशा याद रखना है जो चेकर्स होते हैं, जो आपके क्वेश्चन चेक कर रहे होते हैं, उसके माइंड में होता है कि इस बच्चे को पास करना है, फेल नहीं होने देना, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है और क्वेश्चंस जो है वो सारे अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आते आपको एटलीस्ट उसके कुछ ना कुछ जो मार्क्स है वो मिल रहे हो। इसके बाद जो 5वीं चीज़ है वो है लेंथ ऑफ क्वेश्चन। अब ये लेंथ ऑफ क्वेश्चन जो है ये बड़ी मैटर कर दिया है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन जितना बड़ा करके आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जितना होता है, ठीक है। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, मैं यहाँ पर पॉइंट लिख भी देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो लेंथ होती है वो आपकी 4 से 6 लाइंस के दरमियान में अगर हो तो वो इनफ है। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका कम से कम 1.5 साइज जितना होना चाहिए। अगर इतना आपका क्वेश्चन आ रहा है जिसका मतलब है ये इसका जो लेंथ है वो बड़ी अप्रोप्रिएट है। इससे कम लेंथ जो है वो फिर आपके लिए अलार्मिंग हो सकती है। तो आपने क्वेश्चन की लेंथ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो ख्याल रखना है, लेंथ के अंदर पेपर करना है। इसके बाद जो छठी चीज़ है, छठी चीज़ जो टॉपर्स बड़ी फॉलो करते हैं और उनके मार्क्स इस वजह से ज़्यादा आते हैं,
वो है कि जब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, अब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैथ टाइप क्वेश्चन, ठीक है, मैथ के जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना है, हमेशा आपने जो आपका फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को आपने मार्कर के साथ लिखना है। जहां पर हम फॉर्मूला लिख रहे होते हैं उस फॉर्मूला को, जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, लेट्स से मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, मैंने लिखा S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। मैं अपने फॉर्मूला में, अपने न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला मैंने भी पुट किया है, ठीक है, भी वैल्यूज पुट नहीं की, जस्ट फॉर्मूला पुट किया है। तो मैं इस फॉर्मूले को मार्कर के साथ लिखूंगा, और जब मेरा इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पुट करने के बाद कोई आंसर आएगा, मेरे पास नेट से आंसर आया 20 मीटर, तो इसको आपने पेन से लिखना है और इसके गिर्द आपने मार्कर के साथ बॉक्स बना देना है जिससे ये हाईलाइट हो जाए, ठीक है। बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं, वो या तो बॉक्स और ये जो अंदर आंसर होता है ये दोनों पेन से लिखते हैं, दोनों मार्कर से लिखते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने अंदर वाला जो आंसर है वो पेन से और मार्कर के साथ इसको जो है वो अंडरलाइन कर देना है। सेम आपके मैथ के आंसर्स के लिए भी होता है, मैथ के भी आंसर्स को आपने एंड पर लाजमी से इस तरह जो है वो बॉक्स के अंदर कर आना है, ताकि एग्जामिनर की नज़र जो है वो डायरेक्ट इस पर पड़ जाए। इसके बाद जो आपके पास नंबर 7 वाला पॉइंट है वो आपके लिए है कि आपने नंबर 7 पर हिंट्स देनी है, ठीक है, हिंट्स देनी है, हिंट्स इन मैथ, ठीक है। मैथ के अंदर जब हम कोई फॉर्मूला पुट करने लगते हैं, ठीक है, लेट्स से मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा था और उस क्वेश्चन को सोल्व करते करते आपके पास ये, और एक और बात आपने ये याद रखनी है, इसके साथ ही शामिल कर लें कि मैथ के अंदर आपने हमेशा जब क्वेश्चन लिखना है तो उसके बाद सोल्यूशन की हेडिंग देनी है, ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग हर क्वेश्चन के बाद देनी है और एक बार क्वेश्चन रिपीट करना है, यानी कि आपके पास जो भी क्वेश्चन आया आपने पहले क्वेश्चन मार्कर से लिखना है, उसके बाद सोल्यूशन की हेडिंग देकर दोबारा से पेन के साथ वो क्वेश्चन जो है वो दोबारा आपने लिख देना है, ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया है और उसके बाद आपने इसको दोबारा से आपने क्वेश्चन को पेन से लिखा और इस तरह सोल्व करते जा रहे हैं, और नेक्स्ट से यहाँ पर कोई फॉर्मूला मुझे लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर साइड पर ऐसे 3 डॉट्स लगाकर हिंट दूंगा मार्कर के साथ कि यहाँ पर मेरा जो है ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा है, ठीक है। जो भी फॉर्मूला लगे आपने उसकी हिंट साइड पर लाजमी देनी है। ये आपके चेकर के ऊपर एक बड़ी अच्छे इंप्रेशन डालता है कि बच्चे को पता तो है इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, ये भी पता है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगना है और उसने उसको मेंशन भी किया। इसके बाद जो आपके पास है 8वीं चीज़ है, 8वीं चीज़ जो है आपके कि आपने अंडरलाइन करनी है हेडिंग्स को, ठीक है। जितनी आप हेडिंग्स बनाओगे हेडिंग्स को आपने अंडरलाइन लाजमी से करते जाना है, ठीक है। हेडिंग्स से स्पेलिंग हमारे यहाँ पर हेडिंग जितनी भी होंगी आप उनको अंडरलाइन, जैसे कि यही मेरी एक हेडिंग है तो आपने हर हेडिंग को जो है वो अंडरलाइन करना है। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सिंगल अंडरलाइन करना है या डबल अंडरलाइन करना है, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि आप पहले देखो अंडरलाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिंगल अंडरलाइन कर सकते हो। आप एक बार पूरे फ्लो में सारे पेपर को सिंगल सिंगल हर हेडिंग को अंडरलाइन कर दो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे तो आप उसको डबल अंडरलाइन कर देना। ये मैं हर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जो आपकी मेन हेडिंग होती है ना, सब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन 1 और क्वेश्चन नंबर, इनके तो हमेशा डबल अंडरलाइन करना है नीचे। लेकिन मैं अगर क्वेश्चन की हेडिंग है या कोई और हेडिंग है तो आप सिंगल अंडरलाइन कर दो पहले पूरे पेपर की। अगर टाइम बचा हुआ है तो आप डबल अंडरलाइन कर सकते हो, या उसका बहुत बेहतर तरीका ये है कि आप अपने मार्कर को सेंटर से कट कर लो। मेरी इसके ऊपर एक वीडियो है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा कि मार्कर को डबल अंडरलाइन करने के लिए किस तरह कट किया जाता है, ठीक है। बहुत ईजी तरीका है, उससे आप एक बार ही लगाओगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। और इसके अंदर भी आप एक चीज़ देख लो कि आपकी जब अंडरलाइन करते हो तो पहले ही आपकी जो अंडरलाइन है वो मोटी होनी चाहिए, जो कि मार्कर के फुल टिक को लगाकर होती है, और सेकंड वाली जो है वो ब्रेक होनी चाहिए, और इनमें डिस्टेंस ज़्यादा ना हो, वो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। और ना ही बहुत जुड़ा हुआ हो कि चिपक ही जाए दोनों लाइन्स आपस में। एक नॉर्मल सा जो है वो फ़र्क होना चाहिए दोनों के अंदर, फिर आपकी हेडिंग जो है वो प्यारी भी लगेंगी। इसके बाद जो नंबर 9 पर है वो आपने पूछा था कि भैया इजाफी इशार जो है वो लिखनी है, तो बिल्कुल हाँ, इजाफी इशार आप लिखोगे भी और उसको मार्कर के साथ लिखना है आपने हमेशा। आपने अगर मेरे पास ये एक पेज है और आप इसके अंदर कोई इजाफी शेर लिख रहे हो तो आपने हमेशा उसको सेंटर में कर लिखना है। और जो टॉपर्स होते हैं जब अपना उर्दू का पेपर दे रहे होते हैं तो जहाँ पर भी उसको इजाफी शेर की ज़रूरत है किसी तशरीह के अंदर या किसी मजमून के अंदर, तो उनके पेपर में ये बात बड़ी कॉमन है कि हर एक क्वेश्चन, हर एक पेज के ऊपर कम से कम एक कोटेशन लाजमी होती है, ठीक है। कम से कम एक रेफरेंस या एक कोटेशन लाजमी देते हैं वो, ठीक है। अब आप कोई हदीस का तर्जमा लिख रहे हो या कोई आयत का तर्जमा लिख रहे हो तो आपने उसके लिए भी हमेशा याद रखना है कि आपने पहले तर्जमा की हेडिंग देनी है, ठीक है। तर्जमा की हेडिंग देने के बाद मार्कर से आपने अंदर जो तर्जमा लिख रहे हो, अगर तो वो छोटा है तो आप उसको मार्कर से लिख सकते हो, लेकिन अगर वो मल्टीपल लाइन तक जा रहा है, आपको पता क्या नहीं मल्टीपल लाइन तक जाएगा, तो आप उसको पेन से ही लिखो। लेकिन उसको आप
इन्वर्टेड कोमास जो है वो मार्कर से लगा दो, और कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हुए यहाँ पर भी लाइन लगा रहे होते हैं, ठीक है, कोई डेफिनेशन में लिख रहे हैं तब भी साइड पर लाइन लगा रहे हैं, ठीक है, ये आपने लाइन नहीं लगानी, ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। अगर आपकी मॉडल लगी है तो वही लगा रही है, उसके अलावा कोई यहाँ पर लाइन जो है वो इसको प्रोमिनेंट करने के लिए आपने नहीं लगानी, ठीक है, ये जो है वो गलत तरीका है। इसके बाद जो आपके पास लास्ट पॉइंट बचा हमारे आज की इस वीडियो का, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मैं कहूँगा ये सारी चीज़ें एक तरफ और ये जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये एक तरफ, और ये जो पॉइंट है ये है हमारे पास कि आपने जो हर क्वेश्चन की 2 हेडिंग्स बना दी है, ठीक है, और ये आपके मेन जो है वो साइंसेस के सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने भी आपके साइंसेस के सब्जेक्ट हैं आपने हर क्वेश्चन के अंदर 2 आपकी हेडिंग्स होंगी, ठीक है। मैं कोई भी क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है, उसकी डेफिनेशन मुझसे मांगी गई, ठीक है, तो एक तो मेरी जो हेडिंग होगी है ना, ये मैंने अगर क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ और इसकी आपने नेट से अब एग्जांपल करते हैं हम यहाँ पर सबसे आसान वाली एग्जांपल केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही लगती है, ये मैं अगर केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी और मैंने ये हेडिंग दे दी है, ठीक है, उसको डिजाइन भी कर दिया। अब जब मैं उसको यहाँ पर सेंटर में करके मैंने लिख दिया ना, बच्चे क्या करते हैं वो 2 या 3 लाइन्स की डेफिनेशन लिख के उसको छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, और जब उनसे पूछते हैं कि आपने इसकी कोई एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखी, कोई फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, तो वो कहते हैं कि सवाल में पूछा नहीं गया था। तो आपने अपने दिमाग में एक चीज़ बता लेनी है, जितने आपके साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं आपसे पूछें या ना पूछें आपने उसकी एग्जाम्पल लाजमी देनी है। अगर तो उस क्वेश्चन की एग्जाम्पल नहीं है, जैसे केमिस्ट्री की कोई एग्जाम्पल नहीं होती, तो आपकी लाजमी बात है कि अगर कोई एग्जाम्पल नहीं है, पहले बात तो एग्जाम्पल होगी, ठीक है, लेकिन अगर कोई एग्जाम्पल नहीं है तो लाजमी बात है उसका कोई फॉर्मूला होगा, ठीक है, अगर फॉर्मूला भी नहीं है उसका तो लाजमी बात है उसका कोई ऐसा यूनिट होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का तो ऐसा यूनिट भी नहीं है, इसका मतलब है उस क्वेश्चन की कोई ना कोई डायग्राम होगी, तो लाजमी बात है अगर डायग्राम भी आपको नहीं मिल रही तो कोई वैल्यू होगी, ठीक है, तो लाजमी बात है कि इन सब में से कोई एक चीज़ उस क्वेश्चन के अंदर साइंसेस के सब्जेक्ट में लाजमी होगी। तो आपने हर हेडिंग के बाद अब यहाँ पर इस केमिस्ट्री की कोई आप क्या बना सकते हो, और यहाँ पर टाइप्स भी आप ऐड कर लो, या तो टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर केमिस्ट्री की ब्रांचेस की हेडिंग आ सकती है कि यार उसकी ब्रांचेस होती है, मैं उन ब्रांचेस के नाम लिख दूंगा, अगर एग्जांपल होती है मैं एग्जांपल दे देता, ठीक है। तो इस तरह आपने हर क्वेश्चन की जो है वो 2 हेडिंग्स जो है ये लाजमी बना दी है साइंसेस के सब्जेक्ट के अंदर। तो ये वो तरीका है जिससे बोर्ड के अंदर टॉपर्स जो है वो मार्क्स ले लेते हैं जो कि आप ड्रीम कर रहे होते हो कि मेरे इतने मार्क्स है, और ये कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, सिर्फ यही चीज़ें होती है, ठीक है, यही चीज़ें हर साल बच्चों को बताई जाती है, और हर साल बच्चे जो है इसके अंदर जो फॉलो करता है वो बोर्ड में उखाड़ कर आता है, ठीक है, जो नहीं करता है उसके फिर वो एवरेज और नॉर्मल वाले मार्क्स आते हैं, और वो बच्चे ये कहते हैं कि हमें बताई नहीं गई थी चीज़ें। आपको मैराथन सीरीज के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड की है कि टॉपर किस तरीके से बोर्ड के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो आपका एक छोटा सा काम है, आपने अपने स्टूडेंट ग्रुप्स के अंदर, स्टडी ग्रुप्स में, क्लासरूम के ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करना है और अपने टीचर्स को शेयर करना है, ताकि वो आगे इस वीडियो को शेयर करें और हर बच्चे को पता चले कि किस तरीके से बोर्ड में आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर आना है। और अगेन एक बात माइंड में रखनी है, आपका पेपर आपको जितना आता है ये मैटर नहीं करता, बल्कि आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर आ रहे हो ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे, और पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो जल्द आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी कि एक सिंपल प्रेजेंटेशन आपने किस तरह करनी है और आपने एक एक्स्ट्रा लेवल की पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से करनी है। तो उसके लिए आपने चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड रहना है और अच्छे से मोटिवेटिंग कमेंट किया करें, ताकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और साथ और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिले और वो भी बोर्ड के अंदर अच्छा उखाड़ कर आ पाए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी या, टेक केयर, और लड़ते रहना है और पढ़ते रहना है और बोर्ड एग्जाम को क्रैक कर आना है। तब तक के लिए सी या, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।